हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो कुमाऊं यूनिवर्सिटी एसएससी यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है। इसमें हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा है। पेपर फर्स्ट का हमारा ये 3rd यूनिट चल रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, आधुनिकीकरण और शिक्षा। तो हम आधुनिकीकरण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अर्थ और परिभाषाएं जानेंगे, उसके साथ ही हम शिक्षा से इसका संबंध जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए आधुनिकीकरण का अर्थ। आधुनिकीकरण का शाब्दिक अर्थ है आधुनिकतम विचारों का स्वरूप व आधुनिकतम स्तर से अनुकूलन करना। इस प्रकार के अनुकूलन से हम परंपरा अथवा अर्ध परंपरा को त्याग कर विचारों, कार्यों व तथ्यों को आधुनिकतम उपलब्धियों की सहायता से सरल, सुगम, सुविधाजनक एवं प्रगतिशील बनाते हैं। संक्षेप एवं सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी परंपरागत समाज में होने वाले उस परिवर्तन, रूपांतरण व गतिशीलता से है जिसमें वह परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक तथा उन्नत व पाश्चात्य समाजों के आधुनिक व नवीन आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को ग्रहण करता है। आधुनिकीकरण की परिभाषा। हॉलपॉन के अनुसार आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। पाई के अनुसार आधुनिकीकरण एक नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है जिसमें मशीनों एवं प्रविधियों के उपयोग के लिए एक नई पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, सामाजिक संबंधों का नया प्रारूप बनता है। फिर देखिए आगे आधुनिकीकरण के शैक्षिक निहितांत। कहने का अर्थ है कि जो आधुनिकीकरण है उसमें शिक्षा किस तरह योगदान दे गई है या शिक्षा में क्या बदलाव आया, ठीक है। तो आधुनिकीकरण एक सापेक्षिक संप्रति है जो आज आधुनिक तथा कल पूर्व आधुनिक हो जाता है। इसे शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार है। पहला, आवश्यक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है उच्च कोटि की विज्ञान, तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था। थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों की खोज और नए उच्च कोटि के मानव संसाधनों का निर्माण। फिर आता है आर्थिक विकास का उन्नयन करना। फिर है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। फिर आता है प्रबंध शिक्षा की उचित व्यवस्था। नेक्स्ट है छात्रों में स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास। और उसके बाद आता है सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट आता है आधुनिकीकरण और शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए आधुनिकीकरण और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले है तर्कपूर्ण चिंतन का विकास, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में तर्क देते हुए उसका चिंतन करना, ठीक है। आधुनिकीकरण के लिए व्यक्ति में तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वह किसी विषय पर अच्छी प्रकार से विचार कर सकेगा, उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में सोच सकेगा, तर्क की कसौटी कसने के बाद ही उसको स्वीकार या अस्वीकार करेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर बात के लिए आपको तर्क देना है, क्या सही है क्या गलत है, और अच्छे से चिंतन करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो हर चीज़ में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखना है। ये देखना है कि समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें वैज्ञानिक होती जा गई हैं तो हमें हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है, उसके ऊपर सोचना है, जिससे कि हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुराने कुरीतियाँ हैं, उनमें बदलाव ला सकें। तो देखो यहाँ पे हम क्या होगा कि हमारी जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हें क्या है हम छोड़ के समाज में आधुनिकीकरण को ला पाएंगे। फिर आता है नेतृत्व के गुणों का विकास। नेतृत्व के गुणों का विकास करने से अर्थ है कि जो नेता के गुण हैं वो किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो कैसे एक व्यक्ति योग्य होगा, कुशल बनेगा, ठीक है। और उसी के साथ क्या है समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार आएगा। फिर आता है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो आधुनिकीकरण का अर्थ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को छोड़कर पश्चिमी मूल्यों को अपनाना नहीं है। वस्तुतः इन्हीं नैतिक
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण हमारी अपनी विशिष्ट पहचान है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे वे इन शाश्वत और चिंतन मूल्यों को आत्मसात करते हुए नवीन मूल्यों को भी ग्रहण कर सके और दोनों में समन्वय स्थापित करके आधुनिकीकरण में सहयोग दे सके। नेक्स्ट आता है बौद्धिक क्षमताओं और कौशलों का विकास। ये देखिए, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और विभिन्न कौशलों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उसकी चिंतन, तर्क, समझ, कल्पना, निरीक्षण, प्रयोग, जिज्ञासा आदि क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे स्वस्थ चिंतन कर सकें, नए नए शोध कर सकें और नवीन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। तो यहाँ पे आधुनिकीकरण की तीव्र प्रक्रिया योग्य, कुशल और जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। आज का युग प्रजातंत्र का युग है, अतः शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार किए जाने चाहिए जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली प्रकार से जाने और उनका प्रयोग करके तथा राष्ट्र के विकास में सहयोग करें। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन। तो औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण स्थान है। नवीनता का भय, सांस्कृतिक निहित स्वार्थ और पृथकता की भावना आदि अनेक प्रकार के बाधक तत्व हैं जो सामाजिक परिवर्तन के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन बाधाओं को दूर करके व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो जातीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद व उग्र राष्ट्रवाद और संकुचित विचारधारा आधुनिकीकरण के बाधक हैं। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी बाधा हैं जो कि आधुनिकीकरण को होने से रोकती हैं। इन भावनाओं से ऊपर उठकर ही व्यक्ति सही सोच सकता है और कुछ कर सकता है और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे आता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में श्यामाचरण दुबे कहते हैं, शिक्षा एक यंत्र है और यंत्र अंततः उस व्यक्ति पर आलंबित होता है जो उसे चलाता है। शिक्षा आधुनिकीकरण के साधन के रूप में कितनी कार्यक्षम हो सकती है, इसका दारोमदार उसके अभिविन्यास, विषय वस्तु तथा उन व्यक्तियों पर है जो उसे देते तथा प्राप्त करते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षण विधि तथा व्यवहार से बालकों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं और उनमें अभिष्ट दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षक में क्या विशेषता होनी चाहिए? शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण और अन्य विषयों तथा क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है सेकंड, शिक्षक को अपने नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसके द्वारा इसका प्रयोग शिक्षण में किया जाना चाहिए। फिर आता है शिक्षक की शिक्षण कार्य में रुचि होनी चाहिए और उसे शिक्षक के महत्व, उसकी गरिमा तथा उसके कार्यों से पूर्ण परिचित होना चाहिए। फिर आता है शिक्षक को देश के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए और अपने छात्रों को यह बताना चाहिए कि प्रतियोगिता के इस युग में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो देश का आधुनिकीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक को अपने छात्रों में सकारात्मक, निर्माणात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। फिर आता है शिक्षक को अपने छात्रों में पढ़ने की रुचि को जागृत करना चाहिए। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं पढ़ने और रेडियो, टेलीविज़न आदि पर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जानकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर आता है शिक्षक को विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उसे एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए।
नेक्स्ट देखिए आधुनिकीकरण की विशेषता। आधुनिकीकरण की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता है क्रांतिकारी प्रक्रिया। तो ये एक तरह से क्रांति लेके आती है, ठीक है। आधुनिकीकरण क्या है, एक क्रांति लेके आती है, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है, एक क्रांति लेके आती है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसे छोड़ती है, पुरानी जो संस्कृति है उसे छोड़ती है और नई संस्कृति को लेके आती है। फिर है जटिल प्रक्रिया। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसे होने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है, और इसे बहुत जल्दी अपनाया नहीं जाता है। फिर आता है व्यवस्थागत प्रक्रिया। तो ये एक व्यवस्थागत प्रक्रिया है, ठीक है, और इसे परिवर्तन होने में समय लगता है। दीर्घकालीन प्रक्रिया, ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। फिर है सार्वभौमिक या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया। तो ये क्या है, विश्व के लगभग सभी समाजों में होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और मानव समाज में कोई भी ऐसी जाति जनजाति नहीं होगी, कोई देश नहीं होगा जो इससे अछूता रह गया हो, मतलब इससे अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्रेणीबद्ध खंडबद्ध प्रक्रिया। तो ये अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग खंडों में विभाजित प्रक्रिया है, ठीक है। प्रगतिशील एवं वांछनीय प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा प्रगति होती है, ठीक है। ये प्रगतिशील प्रक्रिया है, साथ ही ये वांछनीय प्रक्रिया है। वांछनीय प्रक्रिया का मतलब है कि ये अलग अलग बटी हुई प्रक्रिया है। तो किसी जगह पर ये जल्दी हो जाती है और कहीं पे लेट होती है। फिर आता है समांगीकरण की प्रक्रिया। तो ये एक समांगीकरण की प्रक्रिया है क्योंकि परिवर्तन के इस युग में व्याप्त विषमताएं सिमट रही हैं। फिर भी यह एक विवादास्पद विषय है क्योंकि आधुनिकीकरण नए प्रकार की विषमताओं को जन्म दे रहा है और आधुनिक होने के प्रति उत्साह से पारंपरिक स्थानों पर आक्रमण हो रहा है। साथ ही जातिगत एवं वर्गगत संघर्ष बढ़ गए हैं जो कि तथाकथित विश्व राज्य में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बहुरेखीय व बहुमार्गीय प्रक्रिया। तो देखिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कोई एक रेखीय व एक मार्गीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई रेखाओं व कई मार्गों पर चलती है। फिर आता है लास्ट है ये एक देशीय प्रक्रिया। तो ये क्या है कि बहुरेखीय व बहुमार्गीय प्रक्रिया है, किंतु ये एक ही दिशा में आगे की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि ये सत्य है कि अभिजातीय वर्ग हो या सामान्य जन सभी पीछे देखकर अपने स्वर्णिम युग को याद करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। फिर शिक्षा पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए शिक्षा के प्रसार में योगदान। तो पहले जैसे कि शिक्षा जो है वो इतनी प्रसारित नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, बहुत लोग शिक्षित नहीं होते थे। तो क्या हुआ कि आधुनिकीकरण के आने से शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ गया और लोग शिक्षित होने लगे। फिर आता है स्त्री शिक्षा में के प्रसार में योगदान। तो ऐसा ही स्त्री शिक्षा के संग भी है, ठीक है। पहले स्त्रियों में ऐसी शिक्षा बहुत ज़्यादा लोग स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। देखिए जब इस शिक्षा का प्रचार भी हुआ तो लोग लड़कों को तो शिक्षा देते थे और लड़कियों को बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि भाई इसे तो दूसरे का घर संभालना है, चूल्हा चौका जलाना है, तो इसे शिक्षित करके क्या करेंगे या इस पर पैसा लगा के क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी आधुनिकीकरण की ही देन है कि आज लड़कियों को भी पढ़ाया लिखाया जाता है और लगभग हर फील्ड में लड़की भी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट आता है प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में योगदान। तो आधुनिकीकरण आते आते प्रौढ़ शिक्षा में भी काफ़ी योगदान मिला, क्योंकि जैसे जैसे हम साक्षरता दर को बढ़ाना चाहते थे तो उसकी वजह से हमने बड़ी एज के लोगों को भी पढ़ाना लिखाना शुरू किया और साथ ही साथ आधुनिकीकरण आने से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे लिए भी शिक्षा जरूरी है और उन्होंने भी पढ़ना लिखना शुरू किया। फिर आता है विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए पहले ऐसा नहीं है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं मंदबुद्धि बच्चे होते थे उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, नहीं, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था क्योंकि उन्हें माना जाता था कि ये अलग बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें अलग माना जाता था और उनके संग भेदभाव किया जाता था। लेकिन इस समय समाज में ये चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। आपको विकलांग बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे भी पढ़े लिखे मिलेंगे, साथ ही समाज में बहुत से स्थानों पे आपको बहुत से पदों पे आपको बैठे हुए भी मिल जाएंगे। फिर इसकी नेक्स्ट आता है शिक्षा में यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यंत्रों का प्रयोग भी शिक्षा में होने लगा। पहले जैसे देखिए गुरुकुल में बैठ के पढ़ते थे, किताबों से पढ़ते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड आए, ग्रीन बोर्ड आए, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोजेक्टर से पढ़ाई होने लगी, ठीक है।
तो इस तरह से परिवर्तन होने लगे, नए नए यंत्र आने लगे, उपकरण आने लगे, जिससे कि शिक्षा में सहायता मिली। फिर आता है शिक्षा के अभिकारणों में परिवर्तन। ठीक है, तो अभिकारणों में परिवर्तन से मतलब है कि अलग अलग तरह से शिक्षा को पूरा करवाया जाने लगा। फिर आता है शिक्षा को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधुनिकीकरण आते आते ये पता चला लोगों को कि शिक्षा कितनी उपयोगी है और उसे हमें व्यवहार में लाना चाहिए, मतलब हमें हर किसी व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। फिर आता है शिक्षा को धर्म से अलग करना। तो शिक्षा को धर्म से अलग किया गया कि ऐसा नहीं है कि भाई ये हिंदू है तो यही लेगा शिक्षा, ये मुस्लिम है तो यही शिक्षा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा सभी के लिए एक समान है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सभी को शिक्षा का सभी को शिक्षा का अधिकार है। फिर आता है शिक्षा का जातीय आधार समाप्त होना। तो देखिए, अगर हम अपने बीते हुए इतिहास में देखें तो हमें पता चलेगा कि सभी जातियों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आधुनिकीकरण आते आते क्या हुआ, जैसे जैसे आधुनिक समाज आया वैसे वैसे ये चीज़ खत्म होने लगी और सभी जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त होने लगी। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में गतिशीलता में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शिक्षा का क्षेत्र है इसकी गति बढ़ी और लोगों तक शिक्षा जल्दी ही पहुँचने लगी। ठीक है, उपयुक्त विवरण के द्वारा आधुनिकीकरण की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण ने शिक्षा के समस्त पदों को गंभीरता से प्रभावित किया है। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हुआ है, स्वरूप एवं अभिकरण परिवर्तित हुए हैं तथा शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।